हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा रोटेशनल डायनामिक्स का 17th लेक्चर है। इसमें हम केवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के कुछ कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करेंगे। जो लोग पहले की थ्योरी को क्लियर कर चुके हैं और इसके पहले के लेक्चर देख चुके हैं, वही इसको ट्राई करें, क्योंकि तभी ये समझ में आएगा ठीक से आपके। ठीक है, या रोटेशनल की थ्योरी क्लियर हो आपको। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से और कॉन्सेप्ट भी लेंगे इसमें। देखिए, ये एक रॉड है और रॉड जो है वो मासलेस है, यहाँ पर लिखा हुआ है मासलेस। इसमें ऊपर एक मास अटैच है 0.3 kg का और नीचे अटैच है 0.7 kg का। रॉड का मास नहीं है, एक यहाँ पर मास अटैच है और एक यहाँ पर मास अटैच है। ठीक, रॉड का मास जो है वो नेग्लिजिबल है, यानी उसको निगलेक्ट कर दिया गया है। ठीक, रॉड जो है वो रोटेट हो रहा है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ विद यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से, यानी रॉड जो है वो रोटेट हो रहा है कांस्टेंट ओमेगा से, यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा, यहाँ पर लिख लें यूनिफॉर्म ओमेगा से रोटेट हो रहा है। ठीक, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द रॉड थ्रू विच एक्सिस शुड पास in order that find the point on the rod through which the axis should pass in order that work required for rotation is minimum. Work required for rotation is minimum. तो हमें जो मिनिमम डिस्टेंस का कैलकुलेशन यहाँ पर करना है कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका कहाँ पर होगा। ठीक, जिससे कि इसमें जो रोटेशन के लिए वर्क रिक्वायर्ड है वो मिनिमम हो। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट एज्यूम कर लिया कि मान लिया कि इस पॉइंट के अबाउट जो है वो बॉडी रोटेट या रॉड रोटेट हो रहा है। रॉड मासलेस है, केवल ये 2 पॉइंट मास अटैच है। ऊपर से इसकी डिस्टेंस को x ले लिया है, नीचे ये डिस्टेंस 1.4 माइनस एक्स हो गई है। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें पॉइंट O के अबाउट, तो 0.3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये 0.7 kg है, डिस्टेंस इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से 1.4 माइनस एक्स है, इसका होल स्क्वायर कर लिया। देखिए, जब भी कोई रॉड जो है वो फ्री टू रोटेट हो, यहाँ पर 2 मास अलग अलग अटैच हैं। ठीक, और रॉड का मास नहीं है, इसलिए एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर पर नहीं होगा। वैसे अगर कोई रॉड आपको दे दिया जाए और वो फ्री टू रोटेट है, तो हमेशा अपने सेंटर के अबाउट जो है वो रोटेट होगा। और इसमें पूछा भी गया है कि किस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो नेचुरल है कि आपको जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन का पॉइंट पूछा है, तो एक डिस्टेंस एक्स आपको एज्यूम करनी पड़ेगी। तो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कैलकुलेट कर लिया, होल स्क्वायर यहाँ ओपन कर लेना। अब जो वर्क डन होगा इसको रोटेट कराने के लिए वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल प्योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ओमेगा यूनिफॉर्म है। ठीक, तो वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा। आई की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर दे। अब वर्क रिक्वायर्ड मिनिमम है, तो मालूम है आपको मिनिमम के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको डिफरेंशिएट करके 0 कर दें तो x इज इक्वल टू वैल्यू आपकी आ रही है 0.98। ये जो वैल्यू 0.98 आ रही है, ये वहां आंसर में देख लें, ये 0.3 kg से आ रही है। ठीक है, तो मिनिमम मैक्सिमा इन जर्नल में जब भी क्वेश्चन में दिया जाता है, अगर डायरेक्ट नहीं निकलता है तो डिफरेंशिएशन करके उसको 0 करना पड़ता है। ठीक है, रॉड का मास गिवन नहीं है, अगर रॉड का मास गिवन होता तो फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड होता, हालांकि वो कांस्टेंट होता। इसीलिए इन्होंने पॉइंट मास से डिस्टेंस पूछ ली है कि कितनी होगी। ठीक, सेकंड कॉन्सेप्ट को लेते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट ये आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जिनके हम कॉन्सेप्ट को डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है कि एक स्मूथ स्फीयर है, ये सब फ्रिक्शन लेस है, स्मूथ स्फीयर है, जो कि ए ले रहे हैं स्फीयर, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। ठीक, उससे रोटेट कर रहा है और रोल कर रहा है। ठीक, एक स्फीयर ए है, फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिस पर ये स्मूथ स्फीयर है, ये भी फ्रिक्शन लेस है, यानी कि फ्रिक्शन 0 है। ओके,
तो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट हो रहा है और v वेलोसिटी से आगे जा रहा है। ये एक दूसरे स्मूथ स्फीयर से यहाँ पर हेड ऑन कॉलिजन करता है, ठीक है। एक दूसरा स्मूथ स्फीयर है b, इससे ये हेड ऑन कॉलिजन करता है, ओके। तो इट कोलाइड्स है इलास्टिकली विद एंड हेड ऑन विद आइडेंटिकल स्फीयर b, फ्रिक्शन लेस है एवरीवेयर। आफ्टर कॉलिजन इनकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है आपकी, ए की और बी की। देखिए जब ये इसको कोलाइड करेगा तो इसकी कॉलिजन के आफ्टर कॉलिजन इसमें कोलाइड होने की वजह से इसमें लिनियर वेलोसिटी तो होगी, लेकिन इसमें एंगुलर वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस फ्रिक्शन लेस है। जब तक दो सरफेस के बीच में, जैसे मान लीजिए ये हमारा सिलेंडर है, ये रोटेट हो रहा है ऐसे, और इसके टच में अगर हम दूसरा सिलेंडर रख दें तो वो भी रोटेट होगा, लेकिन इनमें दोनों के बीच में फ्रिक्शन होना चाहिए। अगर सरफेस फ्रिक्शन लेस है तो फिर उसको वो रोटेट नहीं करा सकता है। क्यों? रोटेशन के लिए टार्क भी चाहिए है। तो जब दोनों ये टच में आएंगे, लिनियर वेलोसिटी तो मिलेगी, कॉलिजन होगा, ये स्टिक होके चला जाएगा वेलोसिटी से, लेकिन ये रोटेट नहीं हो सकता है। क्योंकि जब ये ए और बी दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो इनका ये जो कांटेक्ट पॉइंट होगा, यहाँ पर कोई टार्क क्रिएट नहीं होगा। और रोटेशन के लिए टार्क चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो कांटेक्ट पॉइंट है, ये फ्रिक्शन यहाँ पर जीरो है, और फ्रिक्शन जीरो होने की वजह से यहाँ पर वो स्लिप कर जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब आफ्टर कॉलिजन जो रोटेशन होगा वो बॉडी ए का ओमेगा होगा। आफ्टर कॉलिजन बॉडी ए का रोटेशन ओमेगा होगा और बी का रोटेशन जीरो होगा, यानी कि बी बॉडी रोटेट नहीं करेगी, ओके। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लेते हैं। अगर पहले की थ्योरी आपको बिल्कुल क्लियर है तो फिर कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। थ्योरी स्टार्टिंग की क्लियर होनी चाहिए रोटेशन डायनामिक्स की आपको। देखिए इसमें क्यूबिकल ब्लॉक बनाए, जिसको हमने क्रॉस सेक्शन बना लिया है। ये एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ठीक। एक ये क्यूबिकल ब्लॉक है, v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, इसकी साइड स्मॉल a है। क्यूबिकल ब्लॉक है, साइड a विद वेलोसिटी v मूव कर रहा है और हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन है, ठीक। इसकी साइड A बनाए, यहां पर लिख देना क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक। ये लिख दीजिए फ्रिक्शन लेस, इससे आपको आइडिया रहेगा। यहां पर एक ऑब्स्टिकल है, हिंज है, इस पर ये स्ट्राइक करता है, तो नेचुरल है कि जब इस पर स्ट्राइक करेगा तो यहां पर ये रोटेट होने लगेगा। इट हिट्स ए रिज, ठीक। द एंगुलर स्पीड निकालनी है ऑफ द ब्लॉक आफ्टर इट हिट्स द पॉइंट O। यहां पर पॉइंट O ले रहे हैं, इसको हिट करने के बाद यहां पर एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। देखिए रोटेशनल डायनामिक्स में कुछ ही कॉन्सेप्ट हैं जो रिपीट होते हैं और बार बार यूज होते हैं। इस टाइप से जब कभी भी कॉलिजन होगा तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर ध्यान दें। देखिए जब इस पॉइंट पर ये स्ट्राइक करेगा तो इस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट होगी, और इस पॉइंट के अबाउट जितने भी फोर्स लगेंगे, जैसे यहाँ पर जब स्ट्राइक करेगा तो इंपल्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक, बॉडी रोटेट होने लगेगी, तो इस पॉइंट के अबाउट उन सभी फोर्स का जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं उनका टॉर्क जीरो होगा। ये पॉइंट O है, ठीक। कॉलिजन में इस पॉइंट के अबाउट जब ये स्ट्राइक करेगा तो जितने भी फोर्स इसमें लग रहे हैं उनका सभी का टॉर्क जो है वो उस पॉइंट के अबाउट जीरो होगा, ठीक। तो यहां पर लिख दीजिए नेट टॉर्क अबाउट O इज जीरो आफ्टर स्ट्राइकिंग, ठीक। एंगुलर मोमेंटम अबाउट O विल बी कंजर्व्ड। इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट कंजर्व रहेगा, ठीक। यानी कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो जरा आफ्टर बिफोर कॉलिजन बताएं एंगुलर मोमेंटम। बिफोर कॉलिजन इस पॉइंट के अबाउट ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, इसलिए सिंपली इसकी ये वेलोसिटी ले लें, मास वेलोसिटी और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। आपको एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला ध्यान होगा, mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। तो मास इसका m गिवन है, वेलोसिटी v गिवन है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2, ठीक।
ये हो गया आपका बिफोर कॉलिजन एंगुलर मोमेंटम। अब आप आफ्टर कॉलिजन यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम को समझने की कोशिश करें। जब आफ्टर कॉलिजन हम एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर निकालेंगे और ये बिल्कुल स्मॉल है पोजीशन, तो यहाँ पर जब ये हिट करेगा तो यहाँ पर ध्यान देना कि जब ये मान लीजिए इस पॉइंट पर हिट किया, यहाँ पर आया, तो इस समय हिट करने पर ऐसे आएगा, ऐसे रोटेट होगा, ठीक, ये ऐसे रोटेट होगा ओमेगा से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। ठीक, ये क्यूबिकल बॉडी है, क्यूबिकल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने आपको नोट कराया है, वो ma² / 6 होता है। ठीक, क्यूबिकल बॉडी का अपने सेंटर के अबाउट जो mi है, जैसे ये क्यूब है, अगर नहीं लर्न है तो आप लर्न रखें, अपने सेंटर के अबाउट इसका जो mi है, ए साइड है, ma² / 6 होता है। ठीक, रोटेशन में जब प्योर रोटेशन है तो इसका मतलब है यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम होगा आफ्टर कॉलिजन वो I ओमेगा होगा, ओमेगा I ओमेगा। ठीक, तो यहाँ पर जो I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो आपको सेंटर के अबाउट यहाँ पर निकालना पड़ेगा और ओमेगा ही आपको कैलकुलेट करना है। तो सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम है वो I ओमेगा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेक करें, अपने सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma² / 6 है, प्लस ये शिफ्टिंग यहाँ तक की, तो ये डायगोनल है और डायगोनल का ये हाफ कर दें, तो मास ले लें बॉडी का, डायगोनल आपका a√2 होगा, उसका हाफ करेंगे तो a/√2 और इसका होल स्क्वायर कर दें, ये निकल आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल, किसके अबाउट, पॉइंट O के अबाउट। ठीक, जिस पॉइंट पर ये हिट करेगा यहाँ कॉर्नर पर आके, ठीक है, ये पॉइंट ही यहाँ पर आके ऐसे टर्न ले जाएगा, इसकी हाइट बहुत निग्लिजिबल है, और फिर यहाँ ओमेगा डाल दें, तो नेचुरल है इसमें ओमेगा आप कैलकुलेट कर लेंगे, मास को कैंसिल कर दें, मास दोनों साइड एक ही है, एक ही बॉडी है, तो स्मॉल m लें या कैपिटल m लें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ओमेगा आ रहा है वो 3v/4a, 3v/4a नोट कर दें, ओमेगा 3v/4a। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, जिस पॉइंट के अबाउट कॉलिजन होगा उस पॉइंट के अबाउट टार्क को 0 कर होगा, क्योंकि वहीं पर एक्सटर्नल फोर्स लगेंगे बहुत सारे, तो हमेशा उसी पॉइंट के अबाउट जहां पर कोलाइड करें उसी पॉइंट के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को लगाइए। ठीक, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम दोनों को इक्वल कर दीजिए। इस टाइप के आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव बुक्स में क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें स्फेरिकल बॉडी भी देते हैं जो स्ट्राइक कर रही है और आगे क्यू है या कोई भी ऑब्स्टिकल है, उसमें वो स्ट्राइक कर गई तो आफ्टर कॉलिजन उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालें। हमेशा जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करे उसी पॉइंट के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का यूज करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ये रॉड है, जैसे हमारा ये पेन है सिलिंड्रिकल, इसी तरह का एक रॉड है और एक कॉर्नर के अबाउट ये रोटेट हो रहा है, ये रॉड है, एक कॉर्नर के अबाउट ये ऐसे रोटेट हो रहा है। ओके, इसमें एक बीड है, बीड का मतलब होता है रिंग पड़ी हुई है, ऐसे करके क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, ठीक से समझना। इसमें एक रिंग पड़ी हुई है, तो रिंग भी साथ साथ रोटेट हो रही है ऐसे। ठीक, देखिए अगर ये सरफेस फ्रिक्शन लेस होगा और इसमें कोई अगर बीड डाल देंगे आप, तो वो नहीं रुक सकती है, वो तुरंत सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और बाहर चली जाएगी, इसका मतलब इसमें फ्रिक्शन है। ठीक, और बीड को रोटेट करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। पहले हम डायग्राम बना दें। एक ये रॉड है, अपने इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट हो रहा है ओमेगा से, यहां पर एक बीड पड़ी हुई है, इसकी टोटल लेंथ गिवन है L, टोटल लेंथ लिखें। टोटल जो लेंथ है आपकी L लेंथ पर बीड पड़ी हुई है, तो क्योंकि आंसर आया हुआ है इसलिए उसी टर्म में लेंगे हम। L डिस्टेंस पर यहाँ पर एक बीड डाल रखी है, ये बस रिंग होती है समझ लो बीड। ठीक, साथ साथ रोटेट हो रही है, तो लॉन्ग हॉरिजॉन्टल रॉड है। ठीक, हैज ए बीड विच इज स्लाइड along the length and initially placed at a distance L from one end. Rod is set in angular motion about A with constant angular acceleration alpha.
ठीक, रोटेट करते हैं और इसका अल्फा लिख ले रहे हैं, कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा से ये रोटेट हो रही है। ठीक, इसका मतलब है कि एंगुलर वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होगी। समझने की कोशिश करना क्वेश्चन को। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ग्रेविटी निगलेक्ट कर रखी है। तो पूछा है, वो लास्ट लाइन जरूर लिखना है, टाइम आफ्टर विच बीड स्टार्ट स्लिपिंग, टाइम आफ्टर विच बीड स्टार्ट स्लिपिंग। तो जरा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। पहली बात, हमने आपको बताया कि अगर इसमें बीड पड़ी हुई है तो फ्रिक्शन होगा, तभी वो साथ साथ इसके रोटेट होगी, और उसको रोटेट होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर वेट को निगलेक्ट किया है बीड के, दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आप ये समझें, कोशिश करें कि इस बीड को कौन रोटेट कराएगा, फोर्स कहाँ से मिलेगा रोटेशन के लिए। सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो कहाँ से मिलेगी, वो फ्रिक्शन फोर्स देगा। ठीक, अब पहले तो सेंट्रीपिटल फोर्स लिख लें। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किसी एट एनी इंस्टेंट पर mr ओमेगा स्क्वायर होता है फार्मूला। मास ले लें इसका, ग्रेविटी निगलेक्ट की गई है, ठीक है, मास है ml ओमेगा स्क्वायर, सिंपल फार्मूला है mr ओमेगा स्क्वायर, वो हमने लगा दिया ml ओमेगा स्क्वायर। अब इसको फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, तो फ्रिक्शन की कितनी क्वांटिटी मैक्सिमम होगी वो आपको निकालनी पड़ेगी, फ्रिक्शन मैक्सिमम। ये हमने सेंट्रीपिटल फोर्स लिख दिया है, सीपी फोर्स शॉर्ट में। ठीक, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला आपको मालूम म्यूएन होता है। यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है कि नॉर्मल कैसे निकालें। यहाँ जी ग्रेविटी निगलेक्टेड है, मास है बीड का। देखिए, जब ये ऐसे रोटेट होगा, इसको जरा आप कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करें। जब ये ऐसे रोटेट होगा तो जो बीड इसमें पड़ी हुई है, ठीक, उसमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी लगेगा, क्योंकि और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फार्मूला आपको मालूम है, A = R अल्फा होता है। यहाँ क्या लगेगा, R की जगह L अल्फा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है x लिख दे रहे हैं हम, जो x डिस्टेंस है वो L के इक्वल है। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बीड में, क्योंकि बीड भी साथ साथ ऐसे रोटेट होगा, तो इसमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लगेगा। देखिए, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है और उसमें टेंजेंशियल क्योंकि एंगुलर एक्सीलरेशन है, ठीक, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लगेगा। ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इसमें जब भी पॉसिबल है जब इसमें कोई टेंजेंशियल फोर्स बार बार लगाया जाए। जैसे आप साइकिल को स्टैंड पर खड़ा कर दें और उसके रिम में बार बार फोर्स लगाएं, तो वो क्या होगा, उसमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा और अल्फा होगा। ठीक, टॉर्क क्रिएट होगा। तो टॉर्क टाउ = I अल्फा से आप अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक, इसका मतलब ये जो पार्ट बीड है वो सर्कुलर मोशन में है और ये रॉड के साथ साथ रोटेट हो रही है सर्किल में, तो इसको यहां पर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा। ठीक, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, अगर आप बीड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें, अगर आप बीड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो आप टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की रिक्वायरमेंट कहां से होगी, उसको नॉर्मल फोर्स देगा। ठीक, नॉर्मल कैसे, यहाँ पर नॉर्मल या mg नहीं होगा, ध्यान रखना। नॉर्मल कैसे यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, जो जैसे ये बीड यहाँ पर पड़ी हुई है और ये ऐसे करके रोटेट हो रही है, तो नॉर्मल यहाँ पर जो ma फोर्स है उसके इक्वल होगा। ठीक, या आप समझ लें कि जिस डायरेक्शन में ये एक्सीलरेट होगी उसके अपोजिट एक स्यूडो टाइप का फोर्स लगेगा जो उसे प्रेस करेगा, यानी नॉर्मल फोर्स उसको प्रोवाइड करेगा। कौन सा फोर्स, ma। तो फिलहाल यहाँ पर ध्यान रखें और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें कि नॉर्मल ma देगा। ठीक, देखिए, बिना फ्रिक्शन के ये रोटेट हो नहीं सकता है, और फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम का फार्मूला म्यूएन होता है या म्यूएसएन होता है। ठीक, तो बिल्कुल क्लियर चीज है कि नॉर्मल यहाँ पर लगेगा और नॉर्मल फोर्स ही इसको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा, और कोई मेथड नहीं है, क्योंकि वो प्रेस हो जाएगा एक तरफ को। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है वो म्यू ma के इक्वल होगा। आप समझ गए होंगे। और अब इन दोनों फोर्स को इक्वल कर दिया जाए, इससे हमारा ओमेगा स्क्वायर निकल आएगा या ओमेगा निकल आएगा। देखिए कितना आ रहा, ml ओमेगा स्क्वायर = म्यू ma, फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और a की वैल्यू डालेंगे। a की वैल्यू क्या है, अभी लिखी थी L अल्फा, वो भी डाल दें।
एल ओमेगा स्क्वायर म्यू और ए की जगह एल अल्फा, तो ये कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू अल्फा आ गया। ये समझ गए होंगे। अब पूछा है कि कितने टाइम के बाद स्लिपिंग होगी। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, ठीक। ओमेगा का फार्मूला आपको मालूम काइनेमेटिक्स में, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है और अल्फा कांस्टेंट है तो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लग सकती है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी हो गया, ओमेगा नॉट 0 है, इसको स्क्वायर कर दें तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर आएगा, और ओमेगा इसलिए स्क्वायर किया क्योंकि यहाँ ओमेगा स्क्वायर है। यहाँ पर म्यू अल्फा पुटअप कर दें, ये अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया, एक अल्फा कैंसिल हो गया, तो टी इज इक्वल टू रूट म्यू अपान अल्फा आ गया। इतने टाइम के बाद स्लिपिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और उसको डीपली यहाँ पर समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखें। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में लिया है कि जैसे हमने इंक्लाइंड प्लेन पर आपको जब रोटेशन की थ्योरी कराई है, तो हमने इंक्लाइंड प्लेन पर आपको रोलिंग का केस कराया है, ठीक। जब बॉडी प्योर रोलिंग में होती है और इंक्लाइंड प्लेन पर डाउनवर्ड आती है, तो हमने उस जगह पर उसकी वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और उसके फार्मूले कराए हैं, ठीक। ये भी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश करें। अगर कोई बॉडी रोल करती हुई डाउनवर्ड आ रही है तो उसमें जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन है वो अपवर्ड होता है, और ये चीज़ आपको क्लियर भी होगी कि रोलिंग बॉडी पर जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन है वो अपवर्ड होगा, क्योंकि बॉडी डाउनवर्ड रोल कर रही है। पहले आप इसी मोशन को समझने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई सिलेंडर है या स्फेरिकल बॉडी ले लें कोई भी, ये बॉडी अगर रोल कर रही है तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होगी, यहाँ से देखें नीचे आ रही है डाउनवर्ड, ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये लीनियर वेलोसिटी भी होगी यहाँ पर भी, ठीक। बॉडी एक्सीलरेट होगी, किसी एट इंस्टेंट एक्सीलरेशन ले रहा है, ठीक। यहाँ पर आपको फ्री बॉडी डायग्राम ध्यान होगा, नॉर्मल बनाते थे, एमजी होगा, नॉर्मल का कंपोनेंट होगा, इस समय फ्रिक्शन अपवर्ड एक्ट करेगा, ठीक। क्या करेगा फ्रिक्शन, यहाँ पर देखिए एमजी साइन थीटा फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, ठीक। फ्रिक्शन अपवर्ड होगा, फ्रिक्शन एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। और आप भी जानते हैं कि अगर आप इंक्लाइंड प्लेन पर अगर किसी बॉडी को रोल कराते हैं, जैसे ये कोई मान लीजिए प्लेन है इंक्लाइंड और ये बॉडी यहाँ रखते हैं, रोल करती है, तो इसमें जो फ्रिक्शन है वो अपवर्ड एक्ट करेगा, रोल करती हुई बॉडी नीचे आएगी, ठीक। फ्रिक्शन टार्क देगा, इधर एंटी क्लॉक, देख लो फ्रिक्शन एंटी क्लॉक टार्क दे रहा है, इससे इसका ओमेगा इंक्रीज होगा, क्योंकि नीचे आएगा तो ओमेगा बढ़ता चला जाएगा, ठीक। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ये भी बढ़ता है ए, लेकिन इसमें ए कौन इंक्रीज करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो अपवर्ड कर रहा है, फोर्स अपवर्ड लग रहा है, तो ये तो डिक्रीज करने की ट्राई करेगा। यहाँ जो डाउनवर्ड फोर्स mg साइन थीटा लगेगा वो आपको इसको स्पीड को इंक्रीज करेगा, यानी कि एक्सीलरेशन देगा, यानी जो कि g साइन थीटा होगा। इतना आपको थ्योरी क्लियर होगी। लेकिन अगर हम किसी इंक्लाइंड सरफेस पर रोल करती हुई बॉडी को ऊपर की तरफ मूव करा दें, तो जरा ध्यान देना, ये बॉडी जब ऊपर की तरफ रोल करेगी तो ये ऐसे करके जाएगी यहाँ पर, ठीक। नेचुरल है कि एक्सीलरेशन अभी भी इसमें g साइन थीटा नीचे की तरफ लगेगा, यहाँ पर इस तरफ लगेगा g साइन थीटा, ठीक। लेकिन जो फ्रिक्शन है वो डायरेक्शन समझना है, तो जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन है वो यहाँ पर अभी भी अपवर्ड लगेगा। उसका कारण ये है कि यहाँ पर देखिए जब ये रुक जाएगा, क्वेश्चन में गिवन है, वो भी क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं, धीरे धीरे वैसे भी रुकेगा ऊपर, काइनेटिक एनर्जी जो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी टोटल, तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और एंगुलर वेलोसिटी किस तरफ है इसकी, क्लॉकवाइज, तो फ्रिक्शन से जो टॉर्क क्रिएट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तो फ्रिक्शन इसका मतलब अपवर्ड होगा, ठीक। g साइन थीटा धीरे धीरे इसकी स्पीड को कम करेगा, यानी कि डी एक्सीलरेट करेगा, जिससे ये रुकेगी, रुकने के बाद वापस आएगी। यानी यहाँ मेरे समझाने का जो पर्पज है वो केवल ये है कि अगर आप किसी रोलिंग बॉडी को चाहे अप रखें चाहे डाउन रखें, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड होगा, ठीक। ये दिया है सिलेंडर, एक सिलेंडर रोल्स अप एन इंक्लाइंड प्लेन, रीच सम हाइट एंड देन rolls down. The direction of friction force acting on the cylinder,
तो डायरेक्शन जो फ्रिक्शन फोर्स का होगा वो अप होगा, अप द इंक्लाइन होगा, वाइल असेंडिंग हो एज वेल एज डिसेंडिंग हो, किसी भी कंडीशन में हो, ठीक, दोनों ही कंडीशन में यही केस लगेगा। ठीक, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखें। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है इसको, जो है दोनों ही केस में एंगुलर वेलोसिटी को, एक में एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है और एक में एंगुलर वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, ये आपकी सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, डायग्राम बना लें, सर्कुलर प्लेटफॉर्म, और ये रोटेट हो रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ठीक है। इसमें डायग्राम में जो है वो पासिंग थ्रू सेंटर है, ठीक, और ये रोटेट हो रहा है, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी प्लेटफॉर्म की है उसमें ओमेगा नॉट है, ठीक। इसमें कोई जो है पार्टिकल समझ लें, या क्वेश्चन में टॉर्टॉइस दिया हुआ है, या कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट समझ लें, वो इस पॉइंट पर है, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट हो रहा है और यहाँ पर ये कोई भी मास रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है आपका, जो मास रखा हुआ है इसके सरकमफ्रेंस पर, प्लेटफॉर्म के एज पर रखा है, कॉर्नर पर, ये मूव हो रहा है अलोंग द कॉर्ड ऑफ द प्लेटफॉर्म विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी एक ये कॉर्ड के अलोंग ये मास इधर को मूव कर रहा है, ठीक, और वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी इधर को जा रहा है, ओके। इसका हमें जो एंगुलर वेलोसिटी है इसकी जो है वो चेंज होगी, क्योंकि जब ये मूव करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगी, ठीक। जब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा कॉर्ड के अलोंग तो उसको मिलाकर, प्लेटफॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दोनों को मिलाकर नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो टॉर्टाइज जो है मूव, टॉर्टाइज हो या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है अलोंग द कॉर्ड ऑफ द प्लेटफॉर्म विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो हमें एंगुलर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का फंक्शन निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, और फिर किस टाइप का ग्राफ होगा उसकी जरा चेकिंग करनी है, ठीक है। आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे, एक प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है, यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें या इंसेक्ट ले लें, इंसेक्ट गिवन है जो कि इस डायरेक्शन में कॉर्ड के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करें कि जब ये मूव करेगा तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी पहले तो डिस्टेंस ये होगी, ओ से ए तक होगी, जब ये जैसे जैसे पास में आएगा तो ये डिस्टेंस कम होती जाएगी, ठीक है। तो यहां पर लिख देना, insect when move A to B then moment of inertia decreases first, पहले r कम होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, लेकिन इसके बाद फिर बढ़ने लगेगा और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इंक्रीज होने लगेगा, यानी कि इनिशियली मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डिस्टेंस को कम होने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियली कम होगा और उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इंक्रीज होने लगेगा, समझ गए होंगे आप, ठीक। तो यहाँ पर नोट करें ये चीज को और यहाँ पर लिख दें, mi अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट कांस्टेंट, mi अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट कांस्टेंट as the perpendicular distance लिखा, perpendicular distance changes since there is no external torque, angular momentum must be conserved, mi first decreases and then increases। तो जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला आपको मालूम है कि आई ओमेगा होता है, ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो जब ये डिक्रीज हो रहा है तो ओमेगा इंक्रीज होगा, इसका मतलब पहले ओमेगा इंक्रीज होगा उसके बाद ओमेगा डिक्रीज होने लगेगा। तो जो ग्राफ का जो शेप है वो कर्व आएगा और पहले वो इंक्रीज होगा और उसके बाद डिक्रीज होगा, ठीक।
इनिशियली ये रेस्ट में है तो आप इसको यहाँ पर ले सकते हैं, ओमेगा यहाँ पर ये इनिशियली ये रोटेट हो रहा है, सॉरी, ओमेगा नॉट से, तो ये ले सकते हैं। पहले ये इंक्रीज होगा, उसके बाद ये डिक्रीज होगा ऐसे, ठीक। तो समझ गए होंगे आप यहाँ पर कि हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से इसको जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बॉडी है, ये इसमें यहां पर मास अटैच है, एक मास यहां पर अटैच है। कंसीडर ए बॉडी shown in the figure consisting of two identical ball each of mass capital M connected to the light rigid rod, यानी जो रॉड है उसका मास नहीं है, ठीक। एक इंपल्स यहां पर दिया गया है, इस रॉड की लेंथ L दी गई है और यहां पर एक इंपल्स लगाया है J = mv, इसकी वैल्यू गिवन है आपको। यहां पर दो मास अटैच है, नेचुरल है जब इसमें इंपल्स लगाएंगे तो बॉडी जो है वो रोटेट होगी अपने CM के अबाउट। तो इफ एन इंपल्स इज इंपोर्टेड टू द बॉडी एट वन ऑफ इट्स एंड, देन व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, देन व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी पूछी गई है जब इसमें हम इंपल्स जो है वो लगा देंगे, ठीक है ना। तो इंपल्स इज इक्वल टू आपको मालूम है कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगुलर इंपल्स, यहाँ पर पहले आप थ्योरी को नोट कर दें, लिखिए चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू एंगुलर इंपल्स गिवन टू द सिस्टम अबाउट द CM। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम का मतलब फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। समझ गए होंगे क्वेश्चन को आप। तो जब इसमें इंपल्स दे देंगे, बॉडी रोटेट होने लगेगी, तो जरा हमें इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बताएं। तो लिनियर एंगुलर मोमेंटम गिवन है, ये अपने CM के अबाउट फ्री टू रोटेट है, अपने CM के अबाउट ये रोटेट होगी। तो कितना हो जाएगा, J × L/2। J किसके इक्वल है, mv × L/2। ये समझ गए होंगे आप। लिनियर इंपल्स में परपेंडिकुलर लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो, अब ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट होने लगेगी, ठीक। फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो आपको होगा उसमें ये दोनों मास रोटेट हो रहे हैं, ठीक। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा के इक्वल होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इन दोनों मास का निकाल लें। तो लेंथ कितनी है मास की सेंटर से, ये टोटल L है तो L/2, और इसका डबल कर दें क्योंकि दो मास है, दोनों एंगुलर मोमेंटम इक्वल कर दें। सिंपल क्वेश्चन है। लिनियर इंपल्स का ध्यान रखना, लेंथ को मल्टीप्लाई करके एंगुलर इंपल्स आ जाता है और दोनों ये इक्वल कर दें, इससे आपका ओमेगा निकल आएगा एंगुलर मोमेंटम। तो ओमेगा इज इक्वल टू V/L आ जाएगा, ठीक है। दोनों इक्वल कर दें, V उसमें गिवन है आपको जो है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे नोट करें आप। ए पार्टिकल जो है वो अंडरगोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ए पार्टिकल गोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अबाउट विच पॉइंट ऑन द प्लेन ऑफ द सर्किल विल द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कंजर्व्ड। देखिए जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है, इस क्वेश्चन को जो है वो इससे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट कई बार आ चुके हैं, जरा ध्यान देना। जैसे मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और एक पार्टिकल सर्किल में ऐसे मूव कर रहा है, ठीक। तो जो एंगुलर मोमेंटम आप निकालते हैं तो आप सर्किल के सेंटर के अबाउट भी निकाल सकते हैं और ऊपर एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं। हमने एंगुलर मोमेंटम की जब थ्योरी डिस्कस की है तो वहां इस पॉइंट को डिस्कस किया है। अगर आप सेंटर के अबाउट निकालेंगे सर्किल के तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जो हैं, डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट रहेंगे, जो कि mvr होता है, मास वेलोसिटी पार्टिकल की और ये रेडियस। लेकिन अगर आप किसी अपर पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, इस पॉइंट के अबाउट, ठीक,
तो एंगुलर मोमेंटम के यहाँ पर दो कंपोनेंट होंगे। पहली बात, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला आर क्रॉस पी है, तो हमने वहां भी समझाया है कि अगर मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इस प्लेन पर हो रहा है रोटेट, रिवॉल्व कर रहा है पार्टिकल, तो अगर इस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे तो आर ऐसे आएगा तिरछा। तो जब आर ऐसे होगा और आप टेंजेंशियल वेलोसिटी ये होगी, तो जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन है वो चेंज होगा। यानी अगर आप ऊपर किसी पॉइंट के अबाउट निकालेंगे तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन उसमें हमेशा चेंज होगा, ठीक है। लेकिन उसमें एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड उतना नहीं आता है। क्यों? इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होता है और एक कंपोनेंट इसके अलोंग होता है। जो इसके अलोंग कंपोनेंट होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर आप इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो जो हमारा एंगुलर मोमेंटम का जो लेक्चर है, जहां हमने सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब किया है, तो वहां पर देखें। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट किसके अबाउट रहेगा? सेंटर के अबाउट रहेगा, और किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखें। एक ये डिस्क है, रोल कर रही है, ये डिस्क है और रोल कर रही है। इसमें 3 पॉइंट लिए, एक सेंटर, एक पॉइंट पी लिया है, बराबर डिस्टेंस पर है, एक क्यू लिया है। पी क्यू, ये भी डिस्टेंस सेंटर से आर है और ये भी आर है, यानी दोनों सेंटर से, एक ऊपर की तरफ है और एक पॉइंट नीचे की तरफ है, ठीक है ना। ये पी क्यू और ओ 3 पॉइंट है, ठीक। तो डिस्क जो है वो रोलिंग है, कर रही है, विदाउट स्लिपिंग है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, पी क्यू 2 पॉइंट ले लिए हैं और एक सेंटर पॉइंट ओ है जो कि बराबर डिस्टेंस पर है सेंटर से, ठीक। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी सॉरी, तो आप मैग्नीट्यूड निकालना है, लीनियर वेलोसिटी इसकी कहाँ ज्यादा होगी और कहाँ कम होगी इन 3 पॉइंट पर। ये कॉन्सेप्ट रोलिंग में अगर आप भूल रहे हो तो जैसे ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा है तो इसमें किसी पॉइंट पर लीनियर वेलोसिटी होगी। यहाँ पर जब रोल करती हुई बॉडी होती है तो यहाँ पर आपको याद होगा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक तो एंगुलर वेलोसिटी की वजह से यहाँ पर वेलोसिटी आती है आर ओमेगा, और दूसरा v वेलोसिटी से ये बॉडी भी आगे रोल कर रही है, तो दोनों का वेक्टर सम होता है। इसकी रोलिंग की थ्योरी को वहां पर देखें, ठीक। यहाँ पर हमने एक आपको कॉन्सेप्ट वहां करा रखा है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक। उसमें क्या होता है कि रोलिंग करती हुई बॉडी, जो ये आपका पॉइंट है, ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का काम करेगा और इसमें बॉडी प्योर रोटेशन में होती है। और जब हम वेलोसिटी v निकालते हैं तो v = r ओमेगा होता है। ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो पहले की थ्योरी है वो क्लियर होनी चाहिए, तब तक ये क्लियर नहीं हो सकता। अगर रोलिंग क्लियर नहीं है तो रोलिंग का पहले लेक्चर देखें। तो यहाँ पर जो r होता है, ये अगर हम इस पॉइंट का, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा जब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, और हमें इस पॉइंट की अगर वेलोसिटी निकालनी है लीनियर, तो ये डिस्टेंस लगेगी, इसमें ये वाली डिस्टेंस लगेगी और यहाँ पर ये डिस्टेंस लगेगी। नेचुरल है कि सबसे, और ओमेगा उस समय कांस्टेंट होता है तीनों के लिए, नेचुरल है ये डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, इसलिए वेलोसिटी जो vp है वो ग्रेटर देन होगी vo के, और ये ग्रेटर देन होगी vq के, ठीक। लोअर मोस्ट जो पॉइंट होता है, जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उसके अबाउट बॉडी प्योर रोलिंग, प्योर रोटेशन में होती है। रोलिंग करती हुई बॉडी अगर आप अर्थ से देखेंगे तो एंगुलर मोशन भी है और लीनियर भी है, लेकिन अगर आप इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन या पीओसी से देखेंगे तो ये बॉडी प्योर रोलिंग करती हुई दिखाई पड़ती है, ठीक। और उसमें आप डायरेक्ट लीनियर वेलोसिटी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, ध्यान रखना फर्दर आगे क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इसमें एक ब्लॉक दिया हुआ है मास m का, देखिए हम यहाँ बना रहे, एक ये वर्टिकल वॉल है, इसका भी क्वेश्चन को डिस्कशन थ्योरी में किया जा चुका है, और ये यहाँ पर ए साइड का एक ब्लॉक है जो कि वॉल में ऐसे आपने इसे प्रेस कर रखा है, यहाँ पर फोर्स लगा रखा है F, और इससे इसको प्रेस कर रखा है, अदरवाइज ये रुकेगा ही नहीं, ठीक है। इसकी जो साइड है वो A दी हुई है, और ये जो साइड A दी हुई है आपकी, ये सेंटर से है, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस हमने A ली है, ये ऐसे इन्होंने इसको डिवाइड कर लिया है, ये A है और ये भी A है डिस्टेंस, ठीक। इसमें आपको नेचुरल है कि एक तो mg फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा ना। तो इसमें ये पूछा गया है, ब्लॉक ऑफ मास m इज रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F अगेंस्ट ए वॉल एज शोन इन द फिगर, ठीक।
तो यहाँ पर आपको बताना है कि फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल किस जगह पर एक्ट करेंगे और जनरल इनकी सिचुएशन क्या होगी। देखिए यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट को समझें। फ्रिक्शन अपवर्ड एक्ट करेगा, mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और mg हमेशा सेंटर पॉइंट के अबाउट बॉडी के एक्ट करता है। तो ये बॉडी का सेंटर है यहाँ पर, इससे ये mg एक्ट कर रहा है। फ्रिक्शन हमेशा सरफेस पर है और ये आपने फोर्स लगाया एक्सटर्नल। ओके, तो ये फोर्स आपका है, वो तो सेंटर पर लग ही रहा है। ओके, यहाँ पर देखें वर्टिकल फोर्स फ्रिक्शन है और वो mg को बैलेंस करेगा, ये नो डाउट। y डायरेक्शन में लगा दिया, दोनों बैलेंस करेंगे। इसी तरह से आपने जो फोर्स F लगाया है नेचुरल है, उसके अपोजिट यहाँ पर नॉर्मल क्रिएट होगा, वो इसको बैलेंस करेगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट पर ध्यान दें, अगर आप इस पॉइंट के अबाउट टार्क निकालेंगे तो फोर्स का टार्क 0 है, इसका एक्सटर्नल mg का टार्क 0 है, लेकिन फ्रिक्शन का टार्क लगेगा। ठीक, नॉर्मल के इक्वल होगा, लेकिन नॉर्मल यहाँ पर एक्ट नहीं करेगा। हमने न्यूटन्स लॉ में क्लियर आपको समझा रखा है कि नॉर्मल फोर्स जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सेंटर पर एक्ट करे, ठीक, बॉडी के। तो यहाँ पर ध्यान देना, फ्रिक्शन का टॉर्क लगेगा, किधर लग रहा है, क्लॉकवाइज। उसको बैलेंस करने के लिए अगर आपने नॉर्मल यहाँ लगा दिया तो नॉर्मल सेंटर से पास होगा और नॉर्मल का टॉर्क 0 हो जाएगा। तो फिर उसको बैलेंस कौन करेगा, यहाँ नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा, और नॉर्मल शिफ्टिंग आप जानते हैं ये डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक, डाउनवर्ड शिफ्ट इसलिए भी होता है कि mg इसको नीचे खींचने की कोशिश करती है, ठीक है ना। तो अब नॉर्मल का टार्क यहाँ देख, ऊपर नहीं शिफ्ट होगा, अगर ऊपर यहाँ पर नॉर्मल लगा देंगे तो वो भी क्लॉकवाइज होगा। तो नॉर्मल यहाँ नीचे शिफ्ट होगा, जो कि एंटी क्लॉकवाइज टार्क क्रिएट करेगा सेंटर के अबाउट। ये सेंटर ले लिया हमने, वो तो होंगे दोनों इक्वल, लेकिन नॉर्मल अपनी जगह से शिफ्ट हो जाएगा, जो कि सेंटर पर एक्ट नहीं करेगा। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर ध्यान रखना कि कितनी शिफ्टिंग होगी, अगर कभी कोई पूछता है तो बैलेंस कर दें। फ्रिक्शन का टार्क F इंटू, ये फ्रिक्शन लग रहा है, सेंटर के अबाउट टार्क A गिवन था, इजोकल टू नॉर्मल कितना शिफ्ट होगा, N इंटू B, इससे शिफ्टिंग की पोजीशन निकल आएगी कि कितनी डिस्टेंस पर नॉर्मल आपका शिफ्ट होगा, वो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक सॉलिड स्फीयर है मास m का और रेडियस r, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। एक सॉलिड स्फीयर है मास m का, रेडियस r है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। ठीक, सॉलिड स्फीयर है, मास m है, रेडियस कैपिटल R, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। ठीक, अबाउट, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो दिया है वो अबाउट इट्स डायमीटर है। ठीक, इसको फिर से रिकास्ट कर दिया और इसे एक सॉलिड डिस्क बना दिया। इसको मेल्ट करिए और मेल्ट करके इसको रिकास्ट करिए, इसको एक डिस्क बना दिया गया। ठीक, डिस्क का इसकी जो थिकनेस है वो भी T है, T ले लें। थिकनेस T है। इसकी रेडियस डिस्क की गिवन है, वो नोट कर लें आप कि लिख लिया होगा, रिकास्ट इनटू सॉलिड डिस्क ऑफ रेडियस स्मॉल r, थिकनेस T। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का निकालना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द एज, यानी कॉर्नर के किसी सरकमफ्रेंस के अबाउट, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकलवाया, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन्स द सेम। तो कैपिटल R और स्मॉल r का रेशियो निकालना है, यानी इसको सॉलिड स्फीयर को रिकास्ट करके स्मॉल r की एक डिस्क बना दी गई है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है और इसका भी I है। ओके, तो दोनों को कंपेयर कर देंगे तो नेचुरल है कि स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के टर्म्स में आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। तो जरा बताएं कि कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सॉलिड का। सॉलिड का अपने डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 2/5 mr²। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। अब इसका निकालें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका सेंटर के अबाउट, मास सेम रहेगा, ठीक है ना। तो सेंटर के अबाउट डिस्क का 1/2 mr² प्लस इसको शिफ्ट कर दें, तो शिफ्टिंग का mr², मास ले लें बॉडी का और शिफ्टिंग की डिस्टेंस r²।
इसको कॉर्नर के अबाउट लाकर शिफ्ट कर दें तो ये 2/3 mr² हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। मेन चीज है कि थिकनेस दी हुई है, उसका कोई रोल नहीं होगा, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला वही रहता है, थिकनेस पर डिपेंड नहीं करता है। तो फिर स्मॉल r इज इक्वल टू 2/√15 कैपिटल R आ जाएगा। स्मॉल r इज इक्वल टू 2/√15 कैपिटल R। ठीक है, आप सॉल्व करके निकाल लेंगे इसको। 2/5 mr² इसका है, इसका ½ mr² और प्लस उसको शिफ्ट कर दीजिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल निकल आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये एक प्लेन इंक्लाइंड का दिया हुआ है, नोट करें आप। ये इंक्लाइंड प्लेन ऐसे दिया गया है, नीचे एक किसी बॉडी को, ये बॉडी ही मालूम करनी है कि क्या है, ये v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दी गई है। ये स्मॉल ऑब्जेक्ट है, आप यूनिफॉर्म डेंसिटी है, रोल अप ऑन ए कर्व्ड सरफेस विद इनिशियल वेलोसिटी v। ठीक, ये जो हाइट गेन कर रहा है वो 3v²/4g गेन कर रहा है। यहाँ पर पहुंचता है ये 3v²/4g हाइट गेन कर रहा है। तो आपको मालूम करना है कि ये बॉडी कौन सी है, ठीक है ना, कि बॉडी आपकी स्फीयर है, सिलेंडर है, कि क्या बॉडी है, उसको करना है। तो नेचुरल है, यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, यहाँ जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी वो ऊपर जाकर इसमें जो है वो रोल कर रही है। फ्रिक्शन जो होता है वो रोलिंग के केस में फ्रिक्शन से कोई वर्क डन नहीं होता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो आपकी आ रही है यहाँ पर स्टार्टिंग में, ये रोल कर रही है, तो काइनेटिक दोनों तरह की होगी, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सिंपल फार्मूला आप लगा दें, ½ mv² प्लस ½ Iω² इज इक्वल टू mg और h की जगह डाल दें 3v²/4g। ठीक, और रोल कर रही है इसलिए v इज इक्वल टू आप r ओमेगा यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो या ओमेगा की जगह आप v/r पुटअप कर सकते, ओमेगा की जगह v/r डालना, उससे ये होगा कि दोनों तरफ से v² कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इससे आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो यहाँ पर जो कैलकुलेट आ रहा है टोटल होकर वो I ½ mr² आ रहा है। इससे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I वो ½ mr² आ जाता है। और इसको मालूम है आपको, या तो ये सिलेंडर होगा और या फिर ये डिस्क होगा, दोनों ही केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ½ mr² होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को आप ऑलरेडी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये थिन यूनिफॉर्म रॉड है जो एक कॉर्नर पर फिक्स कर दिया है, पिवोटेड है। ये थिन यूनिफॉर्म रॉड है जो इस पॉइंट पर पिवोटेड है, कॉर्नर पे अबाउट। ठीक है, ये थिन यूनिफॉर्म रॉड पिवोटेड एट कॉर्नर रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये रॉड है, समझ लो कॉर्नर पर है, ऐसे करके रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट हो रहा है, थिन यूनिफॉर्म रॉड है। ठीक है, फिगर में दिया हुआ है, एट t0 ए स्मॉल इंसेक्ट स्टार्ट फ्रॉम O एंड मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड v। ये पॉइंट O है, ये इंसेक्ट यहाँ पर v वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और आउटर की तरफ को जा रहा है। ठीक है, एट टाइम t0 स्मॉल इंसेक्ट स्टार्ट फ्रॉम O एंड मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड v with respect to the rod towards the other end. It reaches the rod at the time small t is equal to capital T and stops. ये अदर एंड पर जो पहुंचता है वो कैपिटल T टाइम पर। तो एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम रिमेन्स द थ्रू आउट, द एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम रिमेन्स ओमेगा थ्रू आउट। एंगुलर स्पीड कांस्टेंट बनी रहती है। ठीक, तो मैग्नीट्यूड जो आपका टॉर्क का है अबाउट O एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, और उसकी प्लॉटिंग के बारे में भी कहा है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकालना है यहाँ पर, ध्यान दें क्वेश्चन पर। ठीक,
तो टार्क टाउ इज इक्वल टू dl/dt और एल क्या होता है, आई ओमेगा होता है। जैसे जैसे ये इंसेक्ट इधर को जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो चेंज होगा। टार्क टाउ इज इक्वल टू dl/dt होता है और एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा। तो यहाँ पर आपका ओमेगा कांस्टेंट क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको हमने बना लिया di/dt। ठीक, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेक करें टोटल। ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड प्लस इंसेक्ट दोनों को लगेगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट दूर जा रहा है, कॉर्नर के अबाउट से उसकी डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। तो किसी एट एनी इंस्टेंट, मान लीजिए ये x डिस्टेंस पर है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का कितना होता है 1/3 ml² प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास mx²। पार्टिकल का मास, जो इंसेक्ट का मास गिवन है वो स्मॉल m गिवन है और रॉड का मास कैपिटल M है। ठीक है, अब हम नेचुरल है कि उसमें आप वैल्यू पुटअप कर दें और वैल्यू पुटअप करके टार्क को कैलकुलेट कर लें। तो टार्क टाउ इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें आई की ओमेगा। देखिए ये वाला पैरामीटर जो आपका दिया हुआ है ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसमें तो वेरिएशन होगा नहीं, लेकिन ये वेरी करेगा, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। स्मॉल मास m x² का ट्वाइस x और dx/dt। dx/dt की जगह आप वेलोसिटी को पुटअप कर दें। ठीक है, dx/dt की जगह वेलोसिटी को पुटअप कर दें, तो टार्क टाउ इज इक्वल टू ट्वाइस ओमेगा x और वेलोसिटी। ठीक, और डिस्टेंस x इज इक्वल टू होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो टार्क टाउ इज इक्वल टू 2 ओमेगा, यहाँ पर x की जगह vt डाल दें तो v² इंटू टी हो गया। इसका मतलब टार्क टाउ टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टार्क टाउ प्रोपोर्शनल टू टी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ पूछा गया है, तो टार्क टाउ का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, आप इसके स्लोप, ओके स्टूडेंट, हमने आपको कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो रोटेशनल डायनामिक्स के आज आपको करा दिए हैं। आप पिछले चैप्टरों को जरूर देखें और तभी इसको आगे प्रोसीड करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।